एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि बहार और मिस्टर एनवर बॉनफायर के साथ बैठे हुए हैं और बहार कहती है कि बच्चे तो सो गए। तो वो कहते हैं कि सो नहीं गए बल्कि बेहोश हो गए क्योंकि तुमने हद से ज़्यादा मॉस्किटो रिपेल कर दी। फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं वैसे अच्छा रहा कि हम यहाँ कैंपिंग करने चले आए, बच्चों का भी मूड बदल गया और हमारा भी मूड चेंज हो गया, देखो बच्चे कितने खुश हैं। तो फिर बहार बोलती है कि काश वो लोग भी हमारे साथ यहाँ पर होते। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि हाँ हतीजे तो अभी भी यहीं पर हैं। तो बहार बोलती है हाँ पापा मैं समझ सकती हूँ। तो बोलते हैं नहीं मैं उस तरह से नहीं कह रहा। तो बहार बोलती है कि हाँ पापा मैं समझ रही हूँ, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि मॉम मेरे साइड में ही है, साथ मेरी साइड में ही बैठा है। अब ये सुन करके मिस्टर एनवर थोड़ी चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या सच में, तो तुम बात कैसे करती हो फिर। तो बोलती है कि बस नॉर्मली बात करती हूँ, जो कुछ भी हुआ वही, काश मैं आपको दिखा पाती लेकिन मैं आपको नहीं दिखा सकती कि वो लोग मुझे दिखते हैं। अब ये सुनकर मिस्टर एनवर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं तो वो लोग तुम्हारे पास आते हैं, पता है हतीजे भी मेरे साइड में हमेशा बैठ जाती है, मेरे पास आती रहती है। ये सुनकर बाहर खुश होती है और कहती है कि हाँ पापा वो मेरे पास भी आते हैं और मैंने ये किसी को बताया नहीं। अब ये सुनकर मिस्टर एनवर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे पूछते हैं कि बताओ दोनों में से कौन आया तुम्हारे सपने में। गाइस वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस जब मैं जल्दी एपिसोड्स नहीं लाती तो फिर आप लोग ही बोलते हो कि जल्दी लाओ, और जब मैं जल्दी लाती हूँ तो फिर कोई कॉमेंट ही नहीं करता, तो फिर मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। प्लीज़ मुझे भी अप्रिसिएशन चाहिए, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। अब अगला एपिसोड तभी आएगा जब आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे। और साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन। तो बाहर कहती है कि दोनों ही आते हैं, मॉम भी और सार भी। तो फिर मिस्टर एनवर बोलते हैं कि कब आए। तो बोलती है कि मॉम तो फ्यूनरल वाली शाम को आई थी। तो उसे बीच में टोकते हुए एक्साइटमेंट से पूछते हैं अच्छा तो सार्प के बारे में बताओ, सार्प कब आया। तो वो कहती है कि सार्प तो अभी कुछ दिन पहले ही आया था पापा, मैं बहुत खुश हूँ। तो मिस्टर एनवर बोलते हैं कि हाँ बेटा कोई भी खुश क्यों नहीं होगा, बिल्कुल खुश होगा। तुम्हें पता है हतीजे भी मेरे सपने में आती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, पर मैं किसी को बता नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे साथ ही कुछ अजीब सा हो रहा है, लेकिन मुझे अब बहुत रिलीफ मिल रहा है। तो बाहर कहती है कि हाँ पापा मैं भी बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ क्योंकि मॉम मेरे सपने में तो आ गई थी, लेकिन सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सार्प तुम्हारे सपने में आया, सार्प तुम्हारे सपने में आया। तो मैं यही कह रही थी कि नहीं अभी तक तो नहीं आया, लेकिन कुछ दिन पहले ही वो भी मेरे सपने में आया। अब सपने वाली बात सुनकर मिस्टर एनवर एकदम होश में आते हैं और फिर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रियलाइज़ होता है कि बाहर तो बस अपने सपने की बात कर रही थी, जबकि मिस्टर एनवर पूरी तरह से स्किज़ोफ्रेनिया के शिकार हो चुके हैं गाइस, क्योंकि उन्हें तो जागते हुए हतीजे दिखती हैं। और बाहर इसी तरह बताती रहती है कि मॉम ने मुझे गले लगाया और बहुत सारे किस किया। और इसी बीच मिस्टर एनवर को एक बार फिर से मिसेस हतीजे दिखाई देती हैं। तो तभी बाहर को ऐसा लगता है जैसे मिस्टर एनवर को कुछ दिख गया है। तो बोलती है कि पापा क्या हुआ, क्या यहाँ कोई भेड़िए हैं या फिर यहाँ पर कोई सांप तो नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मिस्टर एनवर उसे एकदम गले से लगा लेते हैं और शांत करने लगती है कि मेरी प्यारी गुड़िया कुछ भी नहीं है, तुम शांत हो जाओ, चलो मैं ये फायरवुड बुझा कर आता हूँ और तुम जा कर के आराम करो। अब नेक्स्ट सीन में हम ज़ेदा को देखते हैं, वो राइफ के पास आती है और कहती है कि वैसे मिस फजलियत को मुझे बेड पर लिटाने में तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, हमने स्टेप बाय स्टेप किया। और फिर वो उसके साथ बैठ कर के टीवी देखने लगती है। तो गाइस उसने डिस्कवरी चैनल लगाया हुआ था, मतलब उसी टाइप का चैनल, तो उसमें बड़े बड़े स्नेक्स, कोबरा वगैरह उनके बारे में बता रहे थे। तो ज़ेदा बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है अरे 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 नहीं, इस समय बाहर भी तो जंगल में गई हुई है, ज़रूर वो किसी प्रॉब्लम में फंस सकती है, रुको रुको मैं फ़ोन कर लेती हूँ, उसे फ़ोन कर लेती हूँ। अब ये सब देख करके राइफ को बहुत ही स्ट्रेंज लगता है, उसके एक्सप्रेशन बहुत अजीब थे। और उसके बाद वो सीधा बाहर को कॉल कर देती है आधी रात में। तो ऑफकोर्स सब लोग सो रहे थे। तो फिर वो बोलती है कि क्या हुआ तुमने इतनी रात में फ़ोन क्यों किया। तो बोलती है कि बाहर तुम तुरंत अलर्ट हो जाओ, सबको वहाँ कैंप से बाहर निकालो। बोलती क्या हुआ, बोलती है कि टीवी पे दिखा रहे हैं वहाँ बहुत सारे स्नेक्स हैं, कोबरा है, ये है वो है। तो बोलती है हैं, तो वैसे कौन से चैनल पे। तो वो बोलती कौन सा चैनल। फिर राइट से बोलती बताओ कौन सा चैनल। तो कहता है ये तो डॉक्यूमेंट्री है। तो फिर बोलती है कि डॉक्यूमेंट्री चैनल है। तो बाहर एकदम गुस्से में बोलती है कि ईश्वर तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देंगे, यहाँ बच्चे सो रहे हैं, पापा सो रहे हैं और तुम यहाँ आधी रात को एक डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए मुझे फ़ोन कर रहे हो। हाँ गुड नाइट।
और रख देती है फ़ोन। तो उसके बाद में ज़ेदा बोलती है अराइव से, तुम बता नहीं सकते थे कि डॉक्यूमेंट्री चैनल है। तो फिर उधर बाहर वो पर बेचारी नींद खुल जाती है उसकी, और वो बोलती कि देखो कैसे बच्चे सोए हुए हैं, पापा सोए हुए हैं। बस फिर वो ऐसे ऊपर की तरफ टॉर्च मार मार के टाइम पास करती रहती है। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर धीरे धीरे टेंट से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद बाहर वॉक करने लगती है, और हमें एक बार फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाहर स्टेज पर थी और वो कहती है कि मैं हूँ बाहर चश्मिली, और लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी पुरानी यादों को भुला दूँ, सब कुछ भुला दूँ, पर वो तो हमारा एक हिस्सा है, हम भुला कैसे सकते हैं। और फिर वो ऐसे ही ज़मीन पर लेट जाती है बिल्कुल ग्राउंड में, और तभी एक बार फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाइस मैंने आपको कहा था कि कंपाउंडर आता है बाहर के पास जब वो मिसेस फजलियत के पास बैठकर रो रही होती है और सार्फ की चिंता कर रही होती है। तो एक्चुअली पीछे से दिखाया गया था, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कंपाउंडर है, बट ये डॉक्टर थे, और डॉक्टर कहते हैं कि मिसेस बहार मेरी सांत्वना आपके साथ है। बस फिर क्या था, बहार एकदम खड़ी होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर रोना शुरू कर देती है। मिस फजलियत भी उसे कैसे भी संभालती हैं, लेकिन वो रोई जा रही थी, और फिर वो कहती है कि मैं आपका नाम भूल गई हूँ, क्या मैं आपको एक बार गले लगा सकती हूँ। तो वो कहती हैं हाँ हाँ बिल्कुल, वो उसे टाइटली हग करती हैं। तो बाहर बोलती है कि मॉम मुझे आज आपकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। एंड गाइस सच में बाहर ने सबको खो दिया एक एक करके। देखा जाए सबसे पहले ये लिज बिना वजह चली गई जो हर पल उसका इतना साथ देती थी, और उसके बाद में उसने अपनी माँ को खो दिया, और फिर एक बार फिर से सार्प को खो दिया। यहाँ सार्प को खोने का दुख कितना ज़्यादा है, एक पत्नी दो बार विधवा हो एक ही आदमी के लिए, तो सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। अब वो ऐसे ही चीख चीख कर रो रही थी कि तभी सामने से आरिफ भी आता है, और आरिफ बोलते कि बाहर, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता ही है कि बाहर कहती है डोंट टच मी, डोंट टच मी, और बेचारे के हाथ वहीं के वहीं रह जाते हैं। वो नीचे कर लेता है और बाहर यहाँ चीख चीख कर रो रही होती है। फिर हमें वही फ्यूनरल वाला दिन दिखाया जाता है, सभी प्रे कर रहे होते हैं, और फाइनली सार्प की बॉडी को दफनाया जाता है, और कोई तो उस पर मिट्टी भी डाल रहा था। एंड गाइस तभी हम देखते हैं कि बाहर एकदम गहरे गड्ढे में लेटी हुई है और कोई मिट्टी डालता है। और अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे नई वीडियो बनाने की मोटिवेशन। चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। तभी वो एकदम चौंक कर उठती है जहाँ बच्चे उसके ऊपर फ्लावर डाल रहे थे, और निशान कहती है कि मम्मा सॉरी मम्मा, हमने आपको डरा दिया, हम तो आपको फ्लावर बाथ दे रहे थे, सॉरी मॉम सॉरी। तो वो कहती कोई बात नहीं बेटा, मुझे डर नहीं लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो फिर निशान कहती ठीक है मम्मा, फिर तो हम आपको रोज फ्लावर बाथ देंगे। इसके बाद बाहर बोलती है कि चलो फिर मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। तो वो बोलती है कि मम्मा हम थोड़ी देर झूला झूल ले। तो कहते ठीक है। फिर वो ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। मिस्टर अनवर से पूछती है कि मैं कितना चीज़ लगाऊं, वो बता देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि बेटा कल रात तुम्हारी कैसी रही, तुम्हें नींद आ गई थी? तो बोलती है कि नहीं पापा, बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं है। इस मॉर्निंग में मुझे बहुत ही बुरा सपना आया और जो कुछ भी उसका साथ हुआ वो क्लियरली तो नहीं बताती, लेकिन फिर भी यही कहती है कि हाँ सब ठीक नहीं रहा। और फिर एकदम बच्चों को आवाज़ देती है और कहती है लगता है किसी को भूख नहीं लग रही, लेकिन दोनों बच्चे हंसते खेलते आ जाते हैं कि हाँ हमें भूख लग रही है। नेक्स्ट में हम इस फजलियत को देखते हैं जो बेड पर लेटे लेटे ज़ेदा को आवाज़ देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ज़ेदा के बहुत ही खुशी खुशी गाना गाने की आवाज़ आ रही होती है। गाना क्या है एग्जैक्टली बता नहीं सकती, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद में जब काफ़ी देर आवाज़ देने के बाद वो नहीं आती तो मिस फजलियत उसके पास आ जाती हैं और हम देखते हैं कि ज़ेदा विंडो के ऊपर खड़े होकर ही विंडो को साफ़ कर रही है। तो वो बोलती है अरे 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 ज़ेदा तुम ये क्या कर रही हो, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। तो बोलती है नहीं नहीं अब मैं साफ़ कर रही हूँ, बहुत गंदी हो गई है। तो बोलती है कि कंपनी वाले आके कर लेंगे, तुम प्लीज़ नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। बोलती है कौन से कंपनी वाले आके करेंगे, कितनी गंदी हो रही है, मैं कर लेती हूँ। तो बोलती है नहीं ज़रा सा ध्यान हटा तो तुम सीधा नीचे गिर जाओगी और समाप्त हो जाओगी, तुम नीचे आ जाओ प्लीज़ प्लीज़ नीचे आ जाओ। तो कहती है ठीक है, अगर आप इसे साफ़ नहीं रखना चाहती तो फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। एंड गाइस मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि ज़ेदा ने टर्किश स्टाइल में स्कार्फ बांधा हुआ था।
तो इसके बाद में मिस फजीलियत कहती है कि तुमने अपने सिर पे क्या बांधा हुआ है। तो वो कहती है कि ये कपड़ा तो मुझे यहाँ पर पड़ा हुआ मिला था, तो फिर मैंने बांध लिया कि मेरे बाल बार बार मुंह पर ना आए। लेकिन गाइस बाल तो उसके माथे पर आ ही रहे हैं, उसकी कटिंग ही ऐसी है। तो लेकिन वो बहुत ही सीरियस तरीके से उसे देखती हैं, तो वो समझ जाती है कि मिस फजलियत को उसका स्कार्फ पहनना पसंद नहीं आया, तो वो तुरंत ही उतार कर दे देती है। अब उन दोनों की बातों की आवाज सुनकर राइफ भी वहाँ आ जाता है। तो मिस फजलियत कहती है कि क्या हमारी आवाज ने तुम्हें परेशान कर दिया? तो कहता है हाँ थोड़ा सा। तो फिर मिस फजलियत ज़ेदा से कहती है कि जाओ तुम किचन में जाओ, मैं अभी आती हूँ, तुम्हें सामान बताती हूँ कि कैसे तुम्हें और क्या ब्रेकफास्ट बनाना है। तो ज़ेदा बोलती है ब्रेकफास्ट तो तैयार है, मैंने सब कुछ बना दिया है। तो बोलती है यहाँ डाइनिंग टेबल पे तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो बोलती है कि हाँ क्योंकि किचन में है, मैं बस अभी जाकर के ये बाल्टी रख आती हूँ और हाथ भी धो देती हूँ, फिर आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, सभी बैठ कर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। उसके जाने के बाद मिस फजलियत कहती है कि अगर सब कुछ मेरे हाथ में होता तो मैं इस लड़की को काम पर कभी भी नहीं रखती, लेकिन क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत है तो फिर क्या कर सकते हैं। फिर राइफ बोलता है कि न्यूज़पेपर आ गया, तो बोलती है कि हाँ वो तो आ गया होगा। इसके बाद में वो बोलता है कि वैसे कितना ख़राब लगता है ना जब अपनी किसी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो गाइज वो ऐसे ताना मारता ही रहता है। एनीवेज फिर वो जाकर के डोर से न्यूज़पेपर ले लेता है। फिर ज़ेदा राइफ से पूछती है कि वो किस टाइप का एग खाता है, वो कुछ बताता है तो उसको समझ में नहीं आता। एंड गाइज मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है नॉन वेज डिशेस की, तो मैं भी नहीं बता सकती। तो इसके बाद फिर वो अंदर चली जाती है। अब वो चाय बनाने लगती है, तो मिस फजीलियत वहाँ आ जाती है और कहती है कि तुमने चाय किस में से बनाई है? तो वो बताती है, तो कहती है ये हमारी मॉर्निंग टी नहीं है, ये हमारी आफ्टरनून टी है। गाइस उन्होंने अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग टीज रख रखी हैं, ऐसा होता होगा। वेल मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, बहुत ही रेयर। अब ज़ेदा ने एक्चुअली टेबल जो है वो वहीं किचन में लगा दी थी, तो मिस फजीलियत कहती है कि तुम इसे टेरेस पर लगा दो। तो वो कहती क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो बोलती है कि हमारे घर का कल्चर है। तो बोलती ठीक है लगा देती हूँ, सब लोग वहीं पर बैठ कर के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो बोलती है कि मैं और मेरा बेटा बस हम दो बैठ कर ही ब्रेकफास्ट करते हैं, ये हमारे घर का कस्टम है। तो ज़ेदा बोलती ठीक है, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है। अब गाइस यहाँ पर बात ये है कि ज़ेदा फर्स्ट टाइम मेड का काम कर रही है, वरना वो तो एक सिंगर है, भले ही वो बार में गाती है, लेकिन है तो वो एक आर्टिस्ट ही ना। लेकिन मिस फजीलियत को हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि वो उसे नीचा दिखा रही हैं या सिर्फ एक मेड समझ रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो इसे एज अ प्राइवेसी मैटर ले रही हैं, पर ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। एनीवेज आपको क्या लगता है कि ये अपने प्राइवेसी की वजह से ऐसा कर रही हैं कि अपने बेटे के साथ ही खाना चाहती हैं, या वो उसे सिर्फ एक मेड की तरह देखती हैं इसीलिए ऐसा कर रही हैं? अगर वो उसे सिर्फ एक मेड समझ भी रही हैं तो फिर ये सोसाइटी की बात है कि लोग अक्सर अपने बराबर में बिठाकर तो नहीं खिलाते। तभी मिस फजीलियत एकदम से पूछती हैं कि बाहर कैसी है। ये सुनकर ज़ेदा काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि आप उसे जानती हो? तो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, जिस वक्त उसे अपने हस्बैंड के बारे में पता चला था तब मैं वहाँ पर मौजूद थी। तो ज़ेदा कहती है कितनी दुख की बात है कि हम में से कोई भी मौजूद नहीं था उस वक्त, और आप जो कि उसके लिए पूरी तरह अनजान थी वो उसके पास थी। मिस फजीलियत एक बार फिर से पूछती हैं कि अब वो कैसी है? तो ज़ेदा बोलती है नहीं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। एक सीन में हम देखते हैं कि एमरे सबको लेने आ जाता है, गाड़ी में सामान रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ निशान बहुत हंस रही होती है। तो फिर मिस्टर एमरे पूछते हैं कि अरे बच्चों तुम क्यों हंस रहे हो? तो वो बोलती है कि डोरुक बोल रहा है नाना जी की ना जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और ज़ेदा दीदी से शादी करूंगा तो क्या मैं अर्दा का पिता बन जाऊंगा? ये सुनकर के तो एमरे को भी बहुत हंसी आती है और फिर मिस्टर एमरे कहते हैं ये भी ना पूरे प्यारे बच्चे हैं बहुत ही। बाहर एमरे का बहुत धन्यवाद करती है कि आपने बहुत अच्छा किया, हमने आपको इतना परेशान किया, आपको अलग से यहाँ आना पड़ा। तो एमरे बोलता है कि नहीं नहीं इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि इन बच्चों को खुश देखकर तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो फिर मिस्टर एमरे बोलते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अगली बार अर्दा भी इन बच्चों के साथ हो। तो वो कहते हैं कि हाँ ईश्वर करें ऐसा ही हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही है और तभी मिसेस फजलियत कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ, अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो फिर हम तुम्हें बता देंगे। तो जिस पर ज़ेदा बोलती है कि मुझे एक बात जाननी है, आप एक बार चाय टेस्ट करके बता दो आपको कैसी लग रही है।
तो वो टेस्ट करके बताती हैं और कहती हैं कि अगर थोड़ा सा और बॉईल करती तो और अच्छी बनती। तो वो कहती है कि लाइए लाइए मैं फिर से कर देती हूँ, लेकिन वो बोलती है कि नहीं नहीं, अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, कोई बात नहीं। फिर वो जाने लगती है, लेकिन एक बार फिर से आ जाती है और कहती है कि मुझे एक और बात जाननी है। जैसे कि आपने कहा कि आप अपने बेटे के साथ ही खाना खाती हैं और ये आपके घर का कस्टम है, तो फिर आपके हस्बैंड कहाँ हैं? क्या वो गुजर चुके हैं? अब ये सुनने के बाद मिस फजीलियत तो उसे ध्यान से देखती हैं, लेकिन गाइस यहाँ पर राइफ भी मिसेस फजीलियत को ध्यान से देखने लगता है, जैसे कि वो कुछ जानता हो, कुछ कहना चाहता हो। इसके बाद मिस फजीलियत कहती हैं कि ये तुम्हारा मैटर नहीं है, इसीलिए तुम्हें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, तुम्हें क्यूरियोसिटी होती होगी, लेकिन उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद ज़ेदा वहाँ से चली जाती है और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।